यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी के छात्रों के लिए है। इस वीडियो में आपको पर्यावरण पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव के बिंदु संख्या 4 हिम का पिघलना, इसमें मुख्यतः और आगे के बिंदु भी हैं। यानी हिम का पिघलना यानी जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव जो होता है जलवायु में आर्थिक क्रियाओं का, तो उसमें चौथा जो बिंदु है वो क्या है, हिम का पिघलना। यानी हिम का पिघलना, आप इस बिंदु को देख सकते हैं। जैसे हिम के पिघलने में, जैसे ये आपको दिख रहा है, यानी आइस मेल्टिंग, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये जो है आपको जलवायु परिवर्तन के तहत बढ़ते तापमान के कारण क्या होता है, संसार के सबसे बड़े स्वच्छ जलीय जो भाग हैं, जो बर्फ के रूप में पाए जाते हैं, पिघल रहे हैं। यानी स्वच्छ जो जल होता है वो क्या होता है, बर्फ जो होता है, जो वर्षा के रूप में, यानी जो जमता है उच्च भागों में, वो स्वच्छ जल होता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ है आदि। हाल ही के वर्षों में किए गए शोध के उपरांत वैज्ञानिकों ने बताया है कि ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका के हिमावरण में ह्रास हो रहा है। सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, यानी रिमोट सेंसिंग जिसको अपन कहें इंग्लिश में, उनसे जो भी आंकड़े उपग्रहों से जो प्राप्त हो रहे हैं, उनसे आधार पर अंटार्कटिका के पूर्वी भाग से जुड़ा लार्सन वी हिमनद टूट गया है। यह दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है, जो 1500 वर्ष पुराना है। मार्च 2002 में मात्र एक माह में ही इसके टूटकर बिखर जाने की घटना को वैज्ञानिकों ने गहनता से लिया है तथा इसके टूटने को विश्व तापमान में वृद्धि का परिणाम बताया है, जो अपन ने पिछले बिंदु में देखा है। यह भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि अंटार्कटिका के ही अन्य हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग का तापमान तीव्रता से बढ़ रहा है। जिस पर शोध कार्य जारी है। अंटार्कटिका के विभिन्न भागों में ही नहीं, तापमान के बढ़ने तथा सही यही घटने के कारण अनेक वैज्ञानिक इस संशय में पड़ जाते हैं कि तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है। हिमालय के हिमनद, जो अपने भारत में ही है हिमालय, आप इसको जानते हैं। हिमालय के हिमनद, अनेक हिमनद हैं यहाँ पे, जिसमें सियाचिन है आदि प्रमुख है। हिमालय के हिमनद जिस गति से पीछे हट रहे हैं, उसके अनुसार यह आगामी 40 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। हाल ही में प्राप्त उपग्रह के आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि पश्चिमी हिमालय में 10% एवं पूर्वी हिमालय में 30% हिमनद कम हो गए हैं। यानी पश्चिम की तुलना में क्या, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा हिमनद कम हुए हैं। जब तक
हिमनद में हिम के पिघलने तथा जमाव या संचय में विलुप्त में संतुलन रहता है, तब तक हिमनद का अस्तित्व पूर्ववत बना रहता है। लेकिन बढ़ते तापमान के कारण हिम संचय में कमी कर दी है। हिमालय में गंगोत्री हिमनद के पिघलने की दर 90 फीट प्रति वर्ष हो गई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ष 2025 तक पूर्वी हिमालय के समस्त हिमनद विलुप्त हो जाएंगे। हिमालय तापमान विगत 4 दशकों में 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। हिमालय का तापमान विगत 4 दशकों में कितना बढ़ा है? 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों की आधी आबादी या अधिक आबादी ग्लोबल वार्मिंग से आई बाढ़ का संकट झेलेगी। प्रसिद्ध सुंदरवन का 18,500 एकड़ वन क्षेत्र डूब की जद में आ जाएगा। यानी इसमें क्या है, हिम का पिघलना, ये वैसे अपन ने पिछले जो बिंदु हैं उन्हीं से रिलेटेड ही है, यानी उनका परिणाम होता है ये, यानी जिसमें विश्व तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ये जो आदि जो घटना है उसके कारण होता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो जो भी पृथ्वी धरातल पर जो हिमनद हैं वो हिमनद जल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और जल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हिमनद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, और उससे जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ का जल स्तर बढ़ जाएगा। वहाँ का जल स्तर बढ़ेगा तो आसपास के जो द्वीप हैं, समुद्र तटीय द्वीप जो, या फिर समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न। उनका तटीय जो भाग होगा वो क्या है, जलमग्नता की ओर अग्रसर होगा। अगला पांचवा जो बिंदु है, पांचवा बिंदु क्या है, ओजोन क्षयीकरण, यानी ओजोन डिफ्लेक्शन। ओजोन डिफ्लेक्शन में आप इसको देखें तो ये जो है ये भी इन बिंदुओं से संबंधित ही है, इसका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव रहता है। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मानव की ओजोन क्षयीकरण का सीधा अर्थ क्या है, ओजोन गैस की मात्रा में धीरे धीरे कमी होना। ठीक है, तो ये जो कैसे होता है, यानी ओजोन गैस जो है एक सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो भी किरणें होती हैं, उन हानिकारक किरणों को क्या है, वो पृथ्वी धरातल पर आने से रोकती है ओजोन परत, और ओजोन परत में ही ओजोन गैस विद्यमान रहती हैं। तो उस ओजोन गैस के कमी के कारण ये जिसी को अपन क्या कहते हैं, ओजोन क्षयीकरण। इसमें अपन देखेंगे, यानी मानव की आर्थिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत ओजोन क्षयीकरण का बहुत ही अधिक प्रभाव मानव के साथ ही पादपों पर भी दिखाई दे रहा है। धरती के लिए रक्षा कवच की तरह काम करने वाली ओजोन, यानी जिसको अपन O3 यानी रासायनिक नाम इसका सूत्र, गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों
को घटाती हैं या किरणों को क्या करती हैं, धरती पर आने से रोकती हैं। ये पराबैंगनी किरणें हर प्रकार से हानिकारक होती हैं। अल्ट्रावायलेट 6 किरणें ओजोन क्षरण का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है। UV 6 किरणें हर प्रकार से हानिकारक होती हैं। ये पृथ्वी पर मानव को रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। इससे विभिन्न प्रकार का कैंसर, जिसमें त्वचा कैंसर प्रमुख होता है। यानी हानिकारक जो किरणें जो हैं सूर्य से जो आने वाली हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। सामान्यतः अपन उदाहरण के तौर पर देखें तो यानी जो मानव में त्वचा कैंसर को उत्पन्न करती हैं। ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, CFC कहते हैं, गैस उत्तरदायी है। CFC का आविष्कार USA में सन 1930-31 में, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1930-31 में हुआ। यह क्या है, अज्वलनशील, रासायनिक रूप से निष्क्रिय तथा अविषाक्त होने के कारण औद्योगिक रूप से CFC की पहचान एक आदर्श प्रशीतक के रूप में की गई। उस समय यह चमत्कारिक यौगिक मानी गई थी। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक तथा दवा उद्योगों में, एसोसोल आदि में इस CFC का व्यापक प्रयोग होता है। जैसे यानी रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, जिसको हम फ्रिज कहते हैं, ये क्या होते हैं, इससे क्या होती हैं, ये जनरेट करती हैं CFC को। प्रकृति का प्रत्येक तत्व मानव कल्याण के लिए होता है, लेकिन जब मानव उससे अनावश्यक छेड़छाड़ करने लगता है तो उसके दुष्परिणाम परिलक्षित होने लगते हैं। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने से कैंसर से पीड़ित मनुष्यों की संख्या में 2% की वृद्धि हो जाती है। यानी ओजोन 1% घटती है तो कैंसर पीड़ित मनुष्यों की संख्या कितनी बढ़ेगी, 2%, यानी 1:2 का अनुपात है इसमें। मनुष्य के अतिरिक्त लगभग 200 पेड़ पौधों की प्रजातियां पर ओजोन का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। ओजोन के प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा या इसके साथ ही पौधों के DNA मूल आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे पौधों में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओजोन को बचाने के 1985 में वियना सम्मेलन कब हुआ था, ओजोन के बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1985 में। कहाँ पे हुआ था, ये वियना में हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल संधि आदि, ये आपको ध्यान रखना है, ये जीके में भी आता रहते प्रश्न। यह प्रोटोकॉल के रूप में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सहमति दी गई थी। ICFC के
विकास शोध चल रहा है इसके ऊपर, CFC के ऊपर जो शोध चल रहा है उसमें अपने को इसमें बताया गया वैज्ञानिकों ने। अब अगला जो बिंदु है वो है छठा बिंदु, जिसको अपन क्या है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है आप इसको देख सकते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन यानी ये जो है उद्योगों से जो निकलने वाला सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है उससे होता है, ये वातावरण में मिल जाता है, तो इसको अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। और जो वर्षा के रूप में वर्षा के साथ जल, वर्षा का जो जल होता है उसके साथ ही ये क्या है पृथ्वी की धरातल पर गिरता है, उसी को अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी मानव के लिए जल विभिन्न उपयोगों हेतु महत्वपूर्ण है। यह जल मुख्य रूप से क्या है वर्षा से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं अपन SO2 कहते हैं। वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिश्रित होकर सल्फर तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण करती हैं। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचती हैं तो इससे अम्ल वर्षा कहते हैं। जल की अम्लता को pH में मापते हैं, यानी pH जो 7 होता है तो सामान्य या अच्छा जल माना जाता है, जिसको अपन सब शुद्ध जल कह सकते हैं, तटस्थ भी कह सकते हैं। सामान्य वर्षों का या जिसको अपन सामान्य वर्षा का pH जो मान होता है वो होता है pH 5, लेकिन ये मानक 4 से कम होता है तो जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। जितनी अधिक मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का सांद्रण वातावरण में होगा उतना ही वर्षा जल का pH घटेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहे। यह स्रोतों से इस अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कारक के जिसमें SO2 गैसीय के रूप में होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जर्मनी एवं इंग्लैंड स्थित मिलों में से निकली SO2 तथा नाइट्रोजन के कारण नॉर्वे स्वीडन में अम्लीय वर्षा के कारण अधिकांश झीलों की जैविक संपदा समाप्त हो गई हैं। ऐसी झीलों को जैविक दृष्टि से मृत कहते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान भी तेल के रिसाव से हुआ है ऐसा। तो अम्ल वर्षा से बहुत हानिकारक प्रभाव रहते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।